ओके सो तो अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेव के बारे में, इसके कंडीशंस वगैरह फेयरली क्लियर थे वहां पे। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई मतलब दिक्कत है या फिर कोई भी डाउट्स है, आप पूछ सकते हो अभी, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर जा सकूं अकॉर्डिंगली। एनीबडी हैज एनी डाउट्स? No, sir, no doubts. ओके सो स्टार्टिंग विद डीप बरियल देन। तो डीप बरियल का मतलब ये है, देखिए डीप का मतलब है बहुत ही अंदर, मतलब डीप 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 होना, और बरियल का मतलब है उसको गाड़ देना बेसिकली। सो डीप बरियल का मतलब है कि ऐसे इस तरीके से चीज को बरी करना, इस तरीके से चीज को गाड़ना ताकि वो इतना ही डीप हो ताकि वहां से वो सरफेस लेवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे ना आ पाए, और बेकार में वहां से आपका इन मतलब अननेसेसरी पॉल्यूशन ना फैला सके। सो सबसे पहली बात है कि डीप बरियल करने के लिए जो पिट या ट्रेंच होगा, जो गड्ढा होगा, वो कितना बड़ा होगा, ऐसे किस तरीके से होगा। तो सबसे पहली चीज है, पिट और ट्रेंच शुड बी डग अबाउट 2 मीटर डीप। 2 मीटर डीप होना चाहिए जो आपका पिट है या ट्रेंच है जिसमें हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। इट शुड बी हाफ फिल्ड विद वेस्ट एंड देन कवर्ड विद लाइम विद इन 50 सेंटीमीटर ऑफ द सर्फेस बिफोर फिलिंग द रेस्ट ऑफ द पिट विद सॉइल। सो 2 मीटर डीप होना चाहिए। 1 मीटर तक मतलब हाफ उसका जो होना चाहिए वो वेस्ट फिल होना चाहिए। मतलब 1 मीटर की लेयर, जो लोअर लेयर है, वो वेस्ट होनी चाहिए, वेस्ट से भरी। उसके ऊपर उसको लाइम से कवर करना पड़ेगा। मे बी लाइम इज बेसिकली यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, सो बेसिकली लाइम यूज करना पड़ेगा विद इन 50 सेंटीमीटर ऑफ द सर्फेस। 50 सेंटीमीटर से तक, मतलब 1 मीटर, पहला 1 मीटर जो होगा वो वेस्ट है। 1 मीटर खत्म होगा, 1 मीटर से लेके ऊपर ही लेयर से 50 सेंटीमीटर तक लाइम से कवर्ड रहेगा, और बाकी जो पार्ट रहेगा वो पूरा ही आपका विल बी फिल्ड विद सॉइल, मतलब अब नॉर्मल उसको कवर कर देना। इट मस्ट बी एंश्योर दैट एनिमल्स डू नॉट हैव एक्सेस टू बरियल साइट्स। अब ये करने के बाद भी नॉर्मली जो बरियल साइट्स होता है उसके आसपास में भी कुत्ते, बिल्लियां या फिर कोई भी टाइप का एनिमल्स जो है, जो स्कैवेंज करता है, जो गड्ढा खोद के उसमें से निकाल सकता है, ऐसे टाइप के घूमते रहते हैं। तो वी शुड मेक श्योर जो बरियल साइट्स है उसके आसपास कोई ऐसा एनिमल ना घूमे। कवर्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर मेशेस में बी यूज्ड। तो बोला गया है कि जो पिट है आपका, ठीक है, उसको कवर कर दिया जाए गैल्वेनाइज्ड आयरन से या वायर मेशेस। मेशेस मतलब होता है जालियां। तो गैल्वेनाइज आयरन की या वायर जो जालियां होती है उससे कवर किया जाए ताकि उसके ऊपर कोई अननेसेसरी जाके उसको मड को ना उठा सके वहां से। ऑन ईच ओकेशन व्हेन वेस्ट आर एडेड टू द पिट, a layer of 10 centimeter of soil to be added to cover the waste। जब भी वेस्ट हम लोग देते हैं उसमें या फिर उसको कवर करते हैं, वेस्ट ऐड करते हैं उसमें, तो उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर ऐड करनी पड़ती है ताकि वो वेस्ट पूरा कवर हो जाए। बरियल मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर क्लोज एंड डेडिकेटेड सुपरविजन। सो बेसिकली बरियल ऐसा नहीं हो कि हाँ कोई पहुंच गया, उसने गाड़ दिया, गाड़ के बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए प्रॉपरली, जो बरियल इसके जो अथॉरिटीज हैं उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वहां पे जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, एंड देन वो करेंगे। क्योंकि ये जो एडिशन ऑफ लाइम है कितना सेंटीमीटर पे होगा, ये सारा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए द साइट शुड बी रिलेटिवली इम्परमिएबल एंड नो शैलो वेल शुड बी क्लोज टू द साइट। जो साइट है वो ऐसी होने, नॉर्मली ऐसी साइट ही चूज की जाती है जहाँ जो फर्टाइल इतना ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ आसपास कोई वेल या फिर कोई कुआं नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो धीरे धीरे परकुलेट करेगा, लोअर लेवल पे जाएगा और वेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आसपास का कोई भी एरिया में पानी, पीने का पानी का वेल ना हो, और कोई भी फर्टाइल एरिया में ना करें आप इस चीज को। क्योंकि अगर फर्टाइल एरिया में होगा तो पहली बात वेस्ट की वजह से वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होगी, वो इन्फेक्ट होगा। और साथ ही साथ जो साइट वेल है वो कहीं ना कहीं से लोअर लेवल्स के थ्रू, इन केस अगर वेस्ट साइट से कनेक्ट हो जाता है थ्रू वाटर लेवल और समथिंग, तो बहुत हानिकारक हो सकता है उस हिसाब से। नेक्स्ट इज द पिच शुड बी डिस्टेंट फ्रॉम हैबिटेशन and sited so as to ensure that no contamination occurs of any surface water or ground water। तो ये दोनों जो है ये कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बोला कि कोई भी बस्ती है या फिर कहीं पे भी जहाँ पे हैबिटेशन है, लोग रहते हैं, वहां से दूर होना चाहिए। और साथ ही साथ कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के साथ। द एरिया शुड नॉट बी प्रोन टू फ्लडिंग और इरोजन। हाँ, तो अगर ये कुछ कुछ एरिया होते हैं, हम अगर इसको लो लाइंग एरिया में कर देंगे तो वहां पानी जमेगा। पानी जमेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पिट है
वो धीरे धीरे वैसे एक्सपोज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, आसपास के जो लेयर्स हैं वो ढस जाएंगी। तो बेसिकली ऐसे एरिया पे ही करना है जहाँ पे थोड़ा ऊंचा एरिया हो, जहाँ फ्लडिंग होने का कोई चांस ना हो और ना ही इरोजन होने का, पूरा बैरन एरिया भी ना हो, ताकि उसके ऊपर से हवा उड़ा के पूरा ले जाए बेसिकली। The location of the sites will be authorized by the prescribed authority। जो भी अथॉरिटी है जो कि बताती है कि कौन सा साइट पे आपका बरियल होना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंगली ही लोकेशन हम लोगों को चूज करनी है। द इंस्टीट्यूशन शॉल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पिट्स फॉर डीप बरियल। तो जब भी पिट कोई भी यूज हो रहा है डीप बरियल के लिए, इट शुड बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंगली विद इन द डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पार्ट इज आपका डीप बरियल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से होता है आपका ये जो लेवल, ये डायग्राम है आपको इसमें पता, जैसे शार्प का पिट है ये, मतलब शार्प का पिट मतलब है जिसमें आपका नीडल्स वगैरह होते हैं जो कि हो सके, तो उसका थोड़ा सिस्टम अलग होता है, और नॉर्मल आपका डीप बरियल पिट का थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए किस तरीके से दिया हुआ है ये पूरा। सबसे नीचे ये वेस्ट है, वेस्ट के ऊपर सॉइल एंड लाइम है, और ऊपर से कंक्रीट रिंग्स करके ऊपर तक लेड दिया हुआ है। मतलब जैसे हम एक कोई भी गार्बेज का डिस्पोजल का पूरा एक टावर सा बनाया हुआ है, ये ऊपर वाला कंक्रीट वाला जो लिड है वो तो सरफेस के ऊपर ही है, लेकिन इसके नीचे लेवल्स बनाया हुआ है ताकि इतना नीचे तक वो जाए वो पूरा। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका डिस्पोजल टाइप्स। तो डिस्पोजल ऑफ शार्प मटेरियल्स कैसे किया जाता है उसके हिसाब से बोला गया है। ब्लेड्स एंड नीडल्स वेस्ट आफ्टर डिसइंफेक्शन शुड बी डिस्पोज इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पिट्स। तो ब्लेड्स और नीडल्स जो है, शार्प्स जो है, उसको डिस्पोज ऑलवेज करना चाहिए सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पिट पे, और वो भी डिसइंफेक्शन के बाद। सच पिट्स कैन बी डग एंड लाइंड विद ब्रिक मेसनरी और कंक्रीट रिंग्स। तो बोला गया है जो पिट है उसको सिर्फ सॉइल में न रखने के लिए, उसको पूरा ही घेरा करने के लिए विद ब्रिक्स और मेसनरी या फिर कोई कंक्रीट की रिंग्स, मतलब नॉर्मली मतलब उसको जमा देने के लिए बोल रहे हैं, ताकि क्या है कि वो आसपास के सॉइल में परकुलेट ना कर पाए, या जो भी है कहीं से भी वो डिस्प्लेस ना हो पाए, एक पिट के अंदर, पूरे एक स्ट्रक्चर के अंदर ही रहे चीज। द पिट शुड बी कवर्ड विद अ हेवी कंक्रीट स्लैब which is penetrated by a galvanized steel pipe projecting about 1.5 meter above the slab within internal diameter of up to 20 millimeter। द पिट जो पिट है जो आप बना रहे हो गड्ढा, उसको कवर करना चाहिए एक हैवी कंक्रीट से, जैसे कोई भी जाके अचानक से ना उठा सके उस चीज को। और उसके बीच में से एक पाइप जाएगी। बेसिकली आप यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये पिट है, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये पिट है, इसके ऊपर से एक ये गैल्वेनाइज पाइप यूज करी गई है, जिसके ऊपर एक मेटल लॉक सिस्टम यूज किया। मतलब ये है कि जो पिट का ये कवर है, ये बेस में कवर जो है, ये पूरा आपका कंक्रीट का रहेगा ग्राउंड लेवल के ऊपर। और जो जो आपका जो जो एक पर्टिकुलर आपका वे रहेगा कि कहाँ से आप शार्प्स को डिस्पोज कर रहे हो, वो ऊपर से लिड खोल के वहीं से मेटल लॉक सिस्टम के थ्रू आप फेंकोगे और फिर वो अंदर जाएगा। तो इतना सारा सिस्टम वो लोगों ने बना रखा है कि रेक्टेंगुलर पिट में आपका वेस्ट डिस्पोजल होगा, लेकिन ये इस पर्टिकुलर जो ट्यूब है इसके थ्रू वो डिस्पोज किया जाएगा अंदर, ताकि आप दूर ही रहो उस चीज से, कहीं से भी पॉसिबल ना हो कि आप यहाँ पे खड़े हो और इनकेस कुछ भी बाहर आ रहा हो यहाँ से, तो आपको वो चुभ जाए और वो इन्फेक्शन क्रिएट करे। When the pipe is full, it can be sealed completely after another has been prepared। जब ये पर्टिकुलर पूरा फिल हो जाएगा पाइप तक, तब हम उसको पूरा पूरा ही सील कर देंगे। सील करने के बाद एक और प्रिपेयर करेंगे, फिर पहले एक और प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको पूरा पूरा सील करेंगे। Radioactive waste from medical establishment, it may be stored under carefully controlled conditions until the level of radioactivity is so low that they may be treated as other waste। सो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, पहले उसको ऐसी जगह पे कंट्रोल, हमको ऐसा ही कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, फिर ऐसे करके स्टोरेज करना पड़ेगा कि इसको जो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी है वो ओवर टाइम कम हो जाए। एक बार वो कम हो जाती है, उसके बाद हम उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, जैसे अदर वेस्ट को करते हैं। स्पेशल केयर इज नीडेड व्हेन ओल्ड इक्विपमेंट कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सोर्स इज बीइंग डिस्कार्डेड। एक्सपर्ट एडवाइस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर कोई भी पुराने इक्विपमेंट है जो रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव सोर्स है उसमें, या फिर उसमें कोई रेडियो एक्टिव चीज है, तो उसको स्पेशल केयर के साथ ही डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीज है तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं नहीं है, तो एक्सपर्ट्स के अंदर ही इस चीज को सोच समझ के इसको डिस्पोज करनी है हम लोगों को। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी कंट्रोल। तो मर्क्यूरी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोमीटर्स में यूज होता है बेसिकली हॉस्पिटल्स में। तो इसमें बोला गया है वेस्ट कंटेनिंग मर्क्यूरी ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ थर्मोमीटर एंड अदर मेजरिंग इक्विपमेंट नीड टू बी गिवन अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू द कलेक्शन ऑफ द स्पिल्ड मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी, मतलब अगर थर्मोमीटर टूट गया है तो मर्क्यूरी जो स्पिल हुआ है, जो नीचे गिरी हुई है मर्क्यूरी, उसको अच्छी तरह से कलेक्ट करना चाहिए।
इट्स स्टोरेज एंड सेंडिंग ऑफ द सेम बैक टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो जो उसको स्टोर करके जो मैन्युफैक्चरर है उसको उनको वापस भेज देना है मर्क्यूरी को, ताकि वो उसका दोबारा यूज कर पाए अकॉर्डिंगली। मस्ट टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट द स्पिल्ड मर्क्यूरी डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो मर्क्यूरी स्पिल हुई है, जो थर्मोमीटर जो ब्रेक हुआ है वो तो आपका शार्प्स में चला जाएगा, लेकिन जो मर्क्यूरी स्पिल हुई है उसको वेस्ट में नहीं ऐड करना है, उसको वेस्ट के साथ नहीं करना है, क्योंकि वो वेस्ट को कंटेमिनेट कर देगा, वो वेस्ट को टॉक्सिक कर देगा बहुत, जो दूसरा वेस्ट है, और उसका ट्रीटमेंट करना और मुश्किल हो जाएगा। तो मर्क्यूरी जैसी की जैसी है वहीं से उसको कलेक्ट करके स्टोर करके मैन्युफैक्चरर को वापस भेज देना है, वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। Waste containing equal to or more than 50 ppm of mercury is a hazardous waste, and the concerned generator of the waste, including the healthcare units, are required to dispose the waste as per the norms. अगर 50 ppm से ज्यादा मर्क्यूरी किसी वेस्ट में है तो उसको हजार्डस वेस्ट बोला जाएगा, मतलब उसको इन्फेक्शियस या फिर उसको हार्मफुल वेस्ट बोला जाएगा। तो बेसिकली उस अगर इतना 50 ppm से अगर ज्यादा होता है तो जो पर्टिकुलर नॉर्म्स है उसके हिसाब से बहुत ही केयरफुली इसको डिस्पोज करना है। तो मर्क्यूरी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Waste minimization. Waste minimization is an important step in managing waste safely, responsibly and in a cost-effective manner. This management steps makes use of reducing, reusing and recycling principles. तो 3 Rs हैं वो हम लोग यूज करते हैं वेस्ट मिनिमाइजेशन में। मतलब यही बोला गया है कि हम कोशिश करेंगे कि जितने चीजों को ही हम कम कर सके, रीयूज कर सके, रिसाइकल कर सके, हम वो करें ताकि वेस्ट कम हो। वेस्ट अगर कम होगा तो ऑब्वियसली वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम भी इजियर होगा, क्योंकि जो वेस्ट डिस्पोजल बिल्कुल ही हमको करना है हम वही करेंगे, बाकी सारी चीजों को हम रिड्यूस करेंगे या फिर यूज करेंगे। स्टाफ सेफ्टी। तो स्टाफ सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, इम्यूनाइजेशन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मेडिकल सर्वेलेंस एंड पर्सनल हाइजीन। सबसे पहला है प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ऑब्वियसली वी नीड टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू द स्टाफ हु आर कलेक्टिंग द वेस्ट, हैंडलिंग द वेस्ट, ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग व्हाटएवर व्हिचएवर द प्रोसेसेस आर देयर, सेग्रीगेट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है उसके हिसाब से। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, मास्क, यूजेज ऑफ हेयर मास्क ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पीपीई पूरी किट है वो उनको पूरा अच्छी तरह से यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे कैसे टाइप पे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे 3 चीज लिखी हुई है, ग्लव्स, आपका मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड मास्क एंड आई प्रोटेक्शन। तो ये सारा पीपीई के अंदर आता है। तो ये कैसे यूज होता है, कैसे पहनना है, ये सारा उनको पता होना चाहिए बेसिकली। और इम्यूनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जो लोग स्टाफ मेंबर्स हैं जो सामने थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको सभी को इम्यूनाइजेशन किया गया था। तो बेसिकली जो जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर थे, मान लीजिए अगर कोई शार्प्स मेंटेन कर रहा है, नुकीली चीजें ला रहा है, तो उनको तो टिटनेस का इम्यूनाइजेशन होना ही होना चाहिए, बिकॉज दे आर सो मच मोर एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टिटनेस थ्रू द शार्प्स एंड नीडल्स बेसिकली। सो उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जितनी जरूरत है वो सारी होनी चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो अब ये होना है कि प्रोफाइलैक्सिस मतलब है इन्वेस्टिगेशन, मतलब उनका प्रोसीजर होता है किसकी तरफ से पता चलता है। तो अगर इन केस उनका एक्सपोजर हो भी जाता है किसी रिस्क वाले फैक्टर के साथ, तो उसके बाद जो उनका जितना भी ट्रीटमेंट है या फिर जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन है, जो भी डायग्नोसिस है, वो प्रॉपरली करना पड़ेगा। यही बोला गया है स्टाफ सेफ्टी के लिए। बहुत मेडिकल सर्वेलेंस, तो मेडिकल जितनी भी सर्वेलेंस है उनके पीछे वो करी जाएगी। पर्सनल हाइजीन उनका मेंटेन किया जाएगा ताकि दे आर इन द पीक हेल्थ, वो ठीक से हेल्थ उनका मेंटेन हो, जिसके बेसिस पे वो जो ये काम है वो ठीक से कैरी आउट कर पाए। तो जो जितना भी स्टाफ है जो कि वेस्ट हैंडल कर रहा है, उनको ये चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ इंसिनरेटर ऑटोक्लेव, मॉनिटरिंग ऑफ। अच्छा ये यहाँ पे आ गया है, बट इट्स नॉर्मली शुड बी अराउंड हेयर, मे बी किसी तरीके से पीछे आ गया होगा। तो इन एनी केस मैं एक बार फिर भी एक बार मेंशन कर ही देता हूँ। मॉनिटरिंग ऑफ इंसिनरेटर ऑटोक्लेव माइक्रोवेव शैल बी कैरिड आउट वंस इन अ मंथ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट। जितने भी इंसिनरेटर ऑटोक्लेव माइक्रोवेव है उनको मंथ में एक बार चेक करना पड़ेगा, ताकि परफॉर्मेंस ठीक से हो रही है कि नहीं वो देखा जाए। द प्रॉपर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिवाइसेस शुड बी डन, ठीक से उसको यूज करना चाहिए, गलत यूज नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, अचानक से पावर सप्लाई नहीं इंटरप्ट करनी है, मेंटेन ठीक से करना है। अटेनमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब टेम्परेचर इन बोथ द चेंबर्स ऑफ इंसिनरेटर शुड बी डन। जो टेम्परेचर है जो बोला गया है वही टेम्परेचर यूज करना है, ताकि गलती से भी कम ज्यादा ना हो पाए, जिसके कारण से जो वेस्ट है वो ठीक से ना इंसिनरेट हो। नॉट टू इंसिनरेट पीवीसी प्लास्टिक मटेरियल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक बहुत ही
ऐसा इक्विपमेंट है या फिर ऐसा मटेरियल है जो इजीली बायोडिग्रेड नहीं होता है, तो ये जो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, अगर उसको बर्न करेंगे बहुत ही हार्मफुल गैसेस उससे रिलीज होती है। तो वी शुड मेक श्योर कि वो इंसिनरेट ना हो। ओनली स्किल्ड पर्सन शुड ऑपरेट द इक्विपमेंट, जिनको आइडिया है कि इक्विपमेंट कैसे चलाना है, कैसे इंसिनरेटर यूज करना, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव यूज करना है, सिर्फ वही लोग करेंगे, कोई भी आके अचानक से ना यूज करे। प्रॉपर रिकॉर्ड बुक शैल बी मेंटेन फॉर इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव। जो जितना भी मटेरियल आपका ऑटोक्लेव में यूज हो रहा है, इंसिनरेटर में यूज हो रहा है, माइक्रोवेव में यूज हो रहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। श्रेडर में अगर यूज हो रहा है तो श्रेडर का रिकॉर्ड रखना है। Such record book shall have entries of period of operation, temperature, pressure attained while treating the waste, quantity of waste treated, etc. Scavengers should not be allowed to sort out the waste. जितने भी scavengers हैं, scavengers का मतलब है जो just आके उठा लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल उठा लेते हैं जो बेचने के लिए, तो मेक श्योर वी शुड नॉट अलाउ देम टू सॉर्ट आउट द वेस्ट। उनसे नहीं काम कराना है, प्रॉपर लोग जो कर सकते हैं वही करेंगे इस चीज को, कोई भी आके नहीं करेगा। प्रॉपर हाइजीन एट ऑल प्लेसेस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट प्लांट साइट एज वेल एज वेस्ट स्टोरेज एरिया शुड बी मेंटेन्ड। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है जितने भी। जस्ट अ मिनट, आई विल बी कमिंग इन 2 minutes। Okay, sorry for the interruption. Yeah, so waste, sharp plastic waste, chemicals and liquid waste to be treated before disposal to ensure disinfection. अगर कोई भी वेस्ट, शार्प प्लास्टिक या केमिकल या लिक्विड यूज हो रहा है, उसको पहले ट्रीटमेंट करना है डिस्पोज करने से पहले, सो दैट देर इज नो टू इंश्योर डिसइंफेक्शन, देर इज नो इन्फेक्शन बेसिकली। ये हो गया। सो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, इसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा ठीक से प्रॉपरली। तो साफ सेफ्टी के बाद हम लोग देख रहे थे मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो केमिकल वेस्ट, लैब वेस्ट सुटेबली ट्रीटेड बाय डाइल्यूटिंग विद 1% हाइपो सॉल्यूशन बिफोर डिस्चार्ज टू सीवरेज। मतलब जो भी लिक्विड वेस्ट है या फिर केमिकल वेस्ट है लैब में से, उसको ठीक से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 1% हाइपो सॉल्यूशन के साथ, और डिस्चार्ज करना पड़ेगा सीवरेज, मतलब जो भी लिक्विड वेस्ट है जो पानी में बह जाएगा या फिर सूअर्स में बह जाएगा, नाले में जाएगा, उसको पहले 1% हाइपो सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट करना है, उसके बाद उसको भेजना है उसमें। एफ्लुएंट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल शुड कंफर्म टू द लिमिट्स एज लेड डाउन इन द रूल शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 5 इज अ पार्ट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। उसके अकॉर्डिंगली जो भी लिमिट्स दी गई है उतना ही लिमिट में जाना चाहिए, ज्यादा लिक्विड वेस्ट नहीं होना चाहिए। The liquid and chemical waste should not be directly discharged to the main storage without treatment। तो ये 1% हाइपो सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट करने से पहले हमको लिक्विड एंड केमिकल वेस्ट को डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करना है। एक आइडिया है किस तरीके से आपका बायोमेडिकल वेस्ट का डिसइंफेक्शन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड के साथ। और ये जो पार्ट होगा यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट नहीं मेंशन्ड है, आई विल जस्ट मेंशन। ओके, तो 1% हाइपोक्लोराइट सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो सॉल्यूशन है इसमें होगा। लिक्विड एंड केमिकल ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट इज एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। अच्छा हाँ, अब इतना टाइम से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं सब कुछ, लेकिन हमको पता ही है कि जितना भी कंट्रोल कर लो कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा ही। तो जो एक्सीडेंट होगा उस टाइम पे कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या करना है उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस इज अ फॉर्म 3 फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। तो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के लिए पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जो मेंशन करनी है, उसमें है डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, to sequence of events leading to accident, the waste involved in accident, assessment of the effects of the accidents on human health and environment। मतलब क्या क्या इफेक्ट उनके ऊपर हुए हैं, किसी को अगर शार्प की वजह से अगर छिल गया है, कट गया है, पंचर वुंड हुआ है, तो उसके हिसाब से। इमरजेंसी मेजर्स में क्या, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन नहीं, मान लीजिए कोई हार्मफुल गैस हो गई है या फिर कोई आग लग गई है या फिर कुछ भी है बिकॉज ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उसमें इमरजेंसी मेजर में भी एक्सटिंग्विशर से हमने डाउस किया है, दैट इज द इमरजेंसी मेजर। अगर फर्स्ट एड दिया गया है तो दैट इज द इमरजेंसी मेजर। स्टेप्स टेकन टू एलिवेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स, जो नॉर्मल स्टेप्स दिए गए हैं ताकि जो इफेक्ट्स हुए हैं एक्सीडेंट की वजह से उसको हटाने के लिए। और स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच एन एक्सीडेंट, जो भी स्टेप उसके बाद दिए गए हैं ताकि दोबारा ये चीज ना घटे। डेट
प्लेस सिग्नेचर डेजिग्नेशन, जो भी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है उसका सिग्नेचर, उसका डेजिग्नेशन और डेट और प्लेस. सो दिस इज अ फॉर्म फॉर द एक्सीडेंट रिपोर्टिंग. Next is annual report to be submitted to the prescribed authority by 31st January every year. Name of the occupier with address, categories of waste generated and quantity, monthly average basis, name of treatment facility with address, category wise quantity of waste generated, treated, mode of treatment with details, any other information. तो जो एनुअल रिपोर्ट होगी, जो हमने पहले पढ़ा था कि हर हॉस्पिटल को एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है विद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसमें ही ये एनुअल रिपोर्ट को क्या क्या चीजें इसमें मेंशन होगी वो सारा लिखा हुआ है बेसिकली. सो ये वाला फॉर्म जो है फॉर्म 4 यूज होता है अकॉर्डिंगली. जस्ट फिलअप किया हुआ एक एग्जांपल है ये वाला कि फॉर्म 4 में क्या क्या चीजें आती हैं. तो बेसिकली आपको एक याद रखना है कि एनुअल रिपोर्ट कब सबमिट करनी होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. फॉर्म एक बार देख लीजिएगा बाद में डायग्राम को, और एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं इसमें. हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट. तो पहले ही पढ़ा था कि क्या क्या वेस्ट अगर ठीक से नहीं मैनेज किया गया तो क्या हो सकता है. nosocomial infection, any infection that is acquired from a hospital is called nosocomial infection. हॉस्पिटल्स में ड्यू टू मे बी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है तो वो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है. इंजरीज फ्रॉम शार्प्स, कटना, छिलना या फिर पंचर वुंड्स, दैट आर इंजरीज फ्रॉम शार्प्स. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वेस्ट अमंग वेस्ट हैंडलर्स एंड स्कैवेंजर्स. जो भी वेस्ट है उसको कलेक्शन ट्रीटमेंट करने से पहले या फिर सेग्रीगेशन करने के टाइम पे अगर उससे कोई इन्फेक्शन होता है, रिस्क आता है जो वेस्ट हैंडल कर रहे हैं या फिर जो स्कैवेंजर्स हैं उनके लिए, तो for them that is risk of infection. Recycling of used syringes and other disposable items. यूज्ड सिरिंजेस को रिसाइकल नहीं करना है, गलती से भी रिसाइकल हो गया तो दैट इज वेरी बैड थिंग दैट कुड कॉज सीरियस इन्फेक्शंस, सीरियस प्रॉब्लम्स विद पीपल. Thus to prevent all this, individual participation is required. Individual participation का मतलब यह है कि सबको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो कभी भी ऐसा कुछ ना करे जिसकी वजह से ठीक से डिस्पोज नहीं हो रहा है. सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. मतलब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि कैसे मेंटेन करना है, लेकिन सभी को देखना पड़ेगा कि मैं ठीक जगह पे चीजें फेंक रहा हूँ कि नहीं. इवन फॉर द नॉर्मल पब्लिक हु आर विजिटिंग अ हॉस्पिटल, दे शुड मेक श्योर कि वो अब ठीक से वेस्ट को रखे. अगर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक की जगह पे वो, तो ताकि बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में भी प्रॉब्लम, कि आप अगर ठीक से इस चीज को मेंटेन करोगे तो बाद में उनको भी सुविधा होगी, उनको सुविधा होगी, तो कहीं पे भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा. Municipality and government should pay importance to disposal of waste economically. सिर्फ ये नहीं है कि वेस्ट जो है उसको डिस्पोज ही करना है, उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा कि ठीक से ऐसी तरीके से हो कि प्रॉपर्ली कर पाए सभी. अगर बहुत कॉस्टली है तो फिर तो सारे हॉस्पिटल से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ठीक से इसको करना, और फिर प्रॉब्लम होगी. तो दैट्स व्हाई इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो, सभी के लिए इजी होना चाहिए. Thus educating and motivating oneself first is important and then preach others about it. ऑब्वियसली हम लोगों को खुद ही सोच समझ के करना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल. पीपीई डज नॉट रिप्लेस प्रॉपर प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, कंसिडर ऑल एज हजार्ड. जो प्रॉपर प्रोसीजर एंड टेक्निक्स है जैसे कि ऑटोक्लेविंग हो गया या कुछ भी हो गया, वो पीपीई से आपने अगर पीपीई पहन लिया और आपको अगर लग रहा है कि हर चीज से प्रोटेक्टेड हो, तो ऐसा नहीं है. पीपीई आप मान लीजिए किसी भी इन्फेक्शन से आप में भी प्रोटेक्टेड हो, लेकिन कोई शार्प्स है, अगर कोई पंचर वुंड है, वो तो आपके पीपीई को पेनिट्रेट कर सकता है ना. तो जो प्रोसीजर एंड टेक्निक्स जिस टाइप के वेस्ट के लिए है, वो उसी टेक्निक को यूज करना है. पीपीई की पीपीई पहनने के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आप प्रोटेक्टेड हो हर चीज से. ठीक है, तो दीज आर ऑल हैजार्ड्स. तो इसी के साथ ये खत्म होता है यहाँ पे. ये पीपीटीज जो है ये ओवरऑल आपको लर्न करने में इजी होगा, पर ऑब्वियसली इसमें डिटेल्स इतना नहीं है कि हर चीज का छोटा छोटा डिटेल्स है. तो डिटेल जो आपके नोट्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि हर पार्ट का अलग अलग आप पढ़ सको ठीक से. और इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी जिसमें एक बार क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि कुछ ऐसा. हाँ हेलो, हाँ बोलिए. किसी ने कुछ बोला, कोई कुछ पूछना चाहता है? एक्सक्यूज मी एवरीवन. No, sir. किसी ने कुछ ठीक है, आई विल कंटिन्यू. हाँ, तो जो मैं जो बोल रहा था कि वी विल
इसके बाद एक और क्लास जो होगी वो जस्ट क्वेश्चन पेपर्स के लिए होगी। एक बार हम देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इससे पहले साल में आए थे। पिछले 2 साल से तो वैसे इनका जो आप लोगों को एग्जाम्स हो रहा है वो मतलब ऑनलाइन बेसिस पे ही हो रहा है। तो पुराना 2019 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, 18-19 का जो भी है क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली देख के हम लोग देख लेंगे कि अगर कुछ भी मेंशन या कुछ भी मिस हुआ है तो उसके नोट्स में प्रोवाइड कर पाऊँ अकॉर्डिंगली, इन केस अगर समथिंग मिस्ड और अगर आप लोगों को भी लगता है कुछ मिस हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। हम लोग डिस्कस करके इस चीज को क्लियर कर लेंगे अकॉर्डिंगली। सो अभी आप बता दीजिए अगर इसमें कोई दिक्कत है किसी को इस वाले पीपीटी में, तो आई विल जस्ट एक बार मैं मेंशन करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज आई विल क्लोज द क्लास। एनीबडी, एनी डाउट्स? No, sir. No doubts. No, sir. नो डाउट्स, ओके। सो बस एक लास्ट एक घंटे की क्लास हम करा देंगे एक एक दो दिन बाद, उसमें हम डिस्कस करते हैं फिर। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। अगर ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को देख लेना आप लोग गूगल ड्राइव के लिंक पे। और क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार देख के रखिएगा पहले से ही। अगर इनकेस आपको लगता है कि इसमें से कुछ मेंशन नहीं है तो मुझे पहले से ही बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन फिर निकाल के रखूंगा और आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा इजीली। तो एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर्स, देखो ठीक से, ठीक है। सो क्लोजिंग द क्लास देन, गुड नाइट एवरीवन। Right, sir.